दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही है क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 है। आप लोग दिवाली मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूँ, बहुत खुशी है। लेकिन इस दिवाली के साथ एक काला दिन भी जुड़ा हुआ है। 31 अक्टूबर 1984 देश की आयरन लेडी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी जो है 31 अक्टूबर को ही हुई थी 1984 में। उस समय दोस्तों मैं जोधपुर में था, मेडिकल बटालियन में, और उसमें रक्षा मंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं था और सेना को एकाएक आदेश दिया गया कि बॉर्डर सील करने का। चलिए हम इंदिरा गांधी के बारे में, जो आयरन लेडी थी, उनको विश्व सशक्त महिला प्रधानमंत्री रूप में जानता है, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके कार्य के बारे में थोड़ा बहुत हम प्रकाश डालते हैं और उनके पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके दादा जो है पंडित मोतीलाल नेहरू और दादी स्वरूप रानी थी। इनके पिता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थी। इनका जन्म जो है ब्रिटिश भारत में हुआ था, आनंद भवन इलाहाबाद में। ये 1930 में इंग्लैंड गई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई किया। बचपन में ही इनको जो है वानर सेना का इन्होंने निर्माण किया और 1942 में ऑक्सफोर्ड में एक पारसी लड़का भी पढ़ रहा था, उनका नाम था फिरोज जहांगीर। प्यार हो गया। यदि 19 में पैदा हुई थी और जवानी का दिन था, तो 1942 में इन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ मर्जी से शादी किया। लेकिन माता पिता के खिलाफ होने के बावजूद भी जब इन्होंने शादी का निर्णय किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल हो गए और 1942 में फिरोज जहांगीर का नाम बदल करके फिरोज गांधी कर दिया गया। जहांगीर शब्द जो मुस्लिम नहीं है, ये पारसियों का है। आपको ही बता दूं, JRD टाटा ये भी पारसी थे। इनका नाम था जे से जहांगीर, R से रतन, D से दादा भाई और टाटा। ये लोग पारसी लोग ऐसे नाम रखते हैं, जहांगीर, रतन जी, दादाजी, टाटा। उसी तरह से ये जो है फिरोज जहांगीर, इनका नाम था। शादी हो गई। कुछ समय के बाद पति पत्नी में नहीं बनता था और दोनों लोग अलग रहने लगे और इनकी पति की हालत 1955 के बाद दिन पर दिन खराब होती गई। इंदिरा गांधी ने अपना पूरा समय उनके देखभाल में दिया और हृदय घात की वजह से 1960 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक राजीव गांधी 1944 में और 1946 में संजय गांधी। यह जो है इंग्लैंड से पढ़ करके जब आई तो जवाहरलाल नेहरू ने शांति निकेतन, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसकी स्थापना की है, वहां पर भी ये शिक्षा लेने गई और 55 से ये अपने पिताजी के साथ राजनीति में जुड़ी। 62 का जो युद्ध 1962 का इंडो चाइना जो युद्ध था, उसमें ये अपने पिताजी के साथ बॉर्डर पर गई थी और उस समय मानिक शाह को कमांड दिया गया था, जनरल मानिक शाह को। और मानिक शाह ने कहा था कि मुझे अपने स्टाइल से काम करने दिया जाए। ये कोई पद पर नहीं थी, पर अपने पिता से कही कि पापा, इनको इनके स्टाइल से काम करने दिया जाए। और जब तक युद्ध आगे बढ़ता, सीज फायर हो गया और हमारे भारत को काफी नुकसान हुआ था।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है, जो पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से लेकर के 1964 तक, उनकी लकवा मारने के साथ बीमारी से मृत्यु हो जाती है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्री रही। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के समय हृदयगत से मौत हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन से पहले कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इलेक्शन होता है और मोरारजी देसाई इनके एक प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको हरा करके 1966 में ये प्रधानमंत्री बनती है और 1977 तक एक प्रधानमंत्री पद पर रहती है। जिसके बीच में 1967 में चाइना से फिर एक बार हल्का झड़प हुआ, जिनमें इन्होंने चाइना को खदेड़वाया अपने सैनिकों के द्वारा। और 1971 का युद्ध तो सब लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं। आजकल की नौजवान पीढ़ी तो 1971 का युद्ध जानते ही न हो, क्योंकि आजकल तो पीढ़ी मोबाइल में कुछ और ही देख रही है और देश को गुमराह कर रही है, कुछ और ही नारा लगा रही है। 71 की लड़ाई में इन्होंने मानेकशॉ से कहा था कि आप अपनी सेना भेजिए। मैंने एक पूरा मानेकशॉ के ऊपर वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देखिए, आनंद लीजिए, अपनी देश के इतिहास को समझिए और देखिए कि क्या क्या हुआ है। ये आज नहीं है कि ये राम मंदिर बन गया और ये करेंगे वो करेंगे। राम मंदिर बना, बहुत अच्छा काम हुआ, ये तो हमारा काम होना ही था। लेकिन यहाँ तक कैसे भारत आया, आप जब पैदा हुए तो आपको याद है ना कि बचपन में आप LKG में गए, फिर अपर KG में गए, हम लोग पढ़ते थे छोटी गोल बड़ी गोल में गए, 1 में गए, मास्टर साहब कैसे मारते थे, कैसे हम लोग लिखते थे, कैसे पढ़ाई किए, तब ना इस उम्र में आए हैं। तो राम मंदिर तो 500 साल बाद ये बना है, लेकिन उससे पहले हमारा देश किन किन परिस्थितियों में गुजरा उस पर जरा हम वर्णन कर रहे हैं। 71 की लड़ाई में मानेकशॉ से कहती है कि आप अपनी सेना भेजिए। मानेकशॉ ऐसे जनरल थे जो सीधे कहा मैं सेना नहीं भेज सकता हूं। अब सोचिए, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो चमचागिरी से कुछ नहीं बने थे। ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड की सेना में अपने बलबूते पर बने थे, उस समय चमचागिरी नहीं थी। देश जब आजाद हुआ तो हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बलि दी है, तब जाकर के देश आजाद हुआ है, चमचागिरी नहीं हुई थी। तो इंदिरा गांधी भी जो है ब्रिटिश भारत में पैदा हुई थी, उन्होंने कठिनाइयों को देखा, झेला, जेल गई, 2 पुत्र पैदा हुए। उसके बाद अपने पिताजी के साथ बचपन से राजनीति में जुड़ी, 66 में प्रधानमंत्री बनी, 77 में रही। 71 के चुनाव में जब ये रायबरेली से जीत गई तो इनके प्रतिद्वंदी राजनारायण थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, इन्होंने सरकारी साधन का दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया और चुनाव काउंटिंग में और वोटिंग में गड़बड़ी की, जिसे हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और 6 महीने तक बैन लगा दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से पहले इन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दिया। उसमें लाखों नेताओं को, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनको जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और 22 महीने तक यह इमरजेंसी लगी रही। और इनके जो लोग थे, मीडिया जो थी इनकी खुद की, ये इन्होंने रिपोर्ट दिया 1977 में कि माहौल बहुत अच्छा है, आप पक्का जीत जाएंगी। तो इन्होंने 1977 में चुनाव फिर कराया। इससे पहले बीच में आपको बता दूं, एक कार्यक्रम चला था नसबंदी। हम जब छोटे थे तो उसमें एक कार्यक्रम चलता था, ब्लॉक पर हर जगह लिखा रहा था 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं सबसे अच्छे, लेकिन बाद में आया हम 2 हमारे 2। अब का नारा है चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम 2 हमारे एक तरफ मम्मी खड़ी है बच्ची और बच्चे का हाथ पकड़े और एक तरफ पापा है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। तो जो नसबंदी का कार्यक्रम चला उसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां थी। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वह जो है
क्रूरता के हद को पार कर गए थे। इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था कि जबरदस्ती नसबंदी कर दो, लेकिन इन्होंने बहुत लोगों को पकड़ करके नसबंदी कर दिया और एक नसबंदी पिक्चर भी बनी थी जिसका ओरिजिनल रील बाद में आउट कर दिया गया था। किस्सा कुर्सी का भी था, उसको भी कर दिया गया था। मैं एक पुराना व्यक्ति हूँ जो कि बहुत कुछ जानता हूँ। आज के नौजवान बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ। 77 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी, कई पार्टियां मिली जिसमें राजनाथ सिंह थे, लोक प्रकाश नायक, जयप्रकाश थे, चार्ल्स फर्नांडिस थे। ऐसे बहुत से ऐसे नेता थे जो मिलकर के एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई भी थे, जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से भी हार गई, संजय गांधी भी हार गए और बुरी तरह से पराजय हुई। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, ये 28 महीने चली। एक प्रकरण आता है, चौधरी चरण सिंह थे, वो बड़े खार खाए हुए थे इंदिरा गांधी से और चाहते थे कि इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया जाए। तो यह बात राजनारायण सिंह को पता चली, जो कि इन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। उस समय नेताओं में बदला लेने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। वो कहते थे अरे चुनाव अपनी जगह पर है और पर्सनल दुश्मनी अपनी जगह पर है। वह मोरारजी देसाई के पास गए और कहते हैं कि मैंने सुना है कि इंदिरा जी को हथकड़ी लगाया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी के अरेस्ट वारंट निकले थे। वो कही थी कि मुझे अरेस्ट करने से पहले उनके घर पर हथकड़ी लेकर के आओ और मैं अरेस्ट होंगी। चरण सिंह ने बहुत कोशिश किया कि किसी तरह से एक रात रह जाए जेल में, लेकिन दोस्तों बचाने वाले भी थे, फंसाने वाले भी थे। चलिए, ये तो बात हो गई। इंदिरा गांधी सन 1980 में फिर चुनाव हुआ और 2 जगह से वह चुनाव जीती और भारी बहुमत से जीती और ये फिर कांग्रेस जो है सत्ता में आई। अब हम मुख्य धारा की तरफ चलते हैं। एक हो गया इंदिरा गांधी का जीवन परिचय। पंजाब राज्य जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 2 भागों में बटा। एक पाकिस्तान के पास चला गया जो हमारे सिख लोग हैं, और एक हिंदुस्तान के पास रह गया। मैंने आज़ादी पर भी वीडियो बनाया है। आप लोग 112 मैंने वीडियो बना ली, 114 वीडियो बना लिया है। आप लोग देखिए और अपने इतिहास को जानिए। देखने में कुछ नहीं जाता। आप रात को सोए रहते हैं, मोबाइल खोलिए, आप ब्लूटूथ लगा लीजिए, चाहे तार लगा लीजिए और बैठ करके 1 आध घंटा मनोरंजन कर करके देखिए। आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे कौन कौन से युद्ध में किसको किसको परमवीर चक्र मिला है, हमारे पास क्या साधन थे। उसके बाद जो है 80 का दशक, 80 का साल शुरू होता है। पंजाब के लोग जो सरदार जी हैं, वो पहले ही कहते थे कि पंजाब को एक अलग राज्य दे दिया जाए और उनको ज्यादा दूरसंचार, सेना और मुद्रा को छोड़ करके सारे अधिकार दे दिया जाए। और इंदिरा गांधी ने नहीं माना, लेकिन एक काम किया कि पंजाब को 3 टुकड़ों में बांटा। एक पंजाब जो आज को है, उसी में से हरियाणा पैदा हुआ, उसी में से हिमाचल पैदा हुआ और चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। लेकिन ये अकाली दल है, कौन कौन से दल हैं, ये लोग दबाव डालते रहे कि हमें अलग होना है, एक अलग होना है। मतलब ये भारत से अलग होना चाहते थे। ये हमारी 5 उंगलियां हैं दोस्तों ना, इन 5 उंगलियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यदि अंगूठा न हुआ तो आप लिख नहीं पाएंगे। यदि ए वाली और ए वाली उंगली नहीं हुई तब भी कलम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन 5 अंगुलियों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो हमारा जो देश है वो गणराज्य है। ये भारत गणराज्य से बना है, 28 राज्य है। बहुत पहले मद्रास अलग होना चाहता था, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाकर मद्रास को रोक लिया। 556 रियासतें स्वतंत्र थी जब देश आजाद हुआ था, उनको सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने मिल करके इनके प्रकृति अपने में मिला लिया, तब जाकर के ये भारत का निर्माण हुआ। ये गणराज्य है। भारत ऐसे नहीं है,
तो जब इसमें से सब लोग छटकने लगेंगे तो आजादी का मतलब क्या हुआ? फिर तो धीरे धीरे फिर गुलाम हो जाएंगे हम, जैसे मुगल कालीन था या हमारे जो राजपूत राजाओं का काल था मोहम्मद गोरी से पहले। अपने स्वार्थ के लिए एक राज्य दूसरे दुश्मन को सहायता देना शुरू कर देगा। तो जो 28 गण राज्य हैं उनमें केंद्र से जो शासन होता है उस हिसाब से राज्यों की मर्जी नहीं चलेगी, जो केंद्र जैसा देखेगा, पार्लियामेंट जैसा देखेगी वैसा चलेगा। तो उन्होंने 3 भागों में तो बांट दिया, लेकिन स्वतंत्र राज्य पंजाब को नहीं किया और इसी पर सरदार लोग अपने को भारत से अलग करना चाहते थे। और उसमें एक जगजीत सिंह चौहान ने यहाँ तक कि अपने को इंग्लैंड में रह करके भारत का पंजाब का राष्ट्रपति शो कर दिया। एक संत भिंडरवाले थे, जब अकालियों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो संत भिंडरवाले को इंदिरा गांधी ने खुद भेजा कि जाओ वहां पर अपनी पार्टी मजबूत करो, उनकी पार्टी को कमजोर करो। लेकिन शेर इन्होंने पाला और शेर अंत में पालने वाले को ही खाने के लिए तैयार हो गया। फिर समय का दौर चला, भिंडरवाला जो है कांग्रेस से इंदिरा गांधी जी से नाराज हो गया, गुरुद्वारे में हरविंदर साहब के बगल में रहने लगा और धीरे धीरे इसने हरविंदर साहब जो स्वर्ण मंदिर है उस पर पूरा कब्जा कर लिया। और ये लोगों के दिमाग में आया कि यदि हम हथियार इकट्ठा कर लें तो भारत की सेना से लड़ करके एक अलग राज्य बनाएंगे। पंजाब में सरदारों ने उत्पात मचाया कि बहुत सी बहु बेटियों की इन्होंने इज्जत लूटी। हिंदू जो थे पंजाब में उनके कत्ले आम किए, यहाँ तक कि डीआईजी साहब स्वर्ण मंदिर से निकल रहे थे उनके वहीं पर हत्या कर दी। पुलिस वाले इन अकालियों से इतना डरते थे, इनको अरेस्ट करने की क्या बात है, इनको देख करके रास्ता बदल देते थे। इन्होंने सेमी ऑटोमेटिक और बहुत से ऐसे हथियार इकट्ठा कर लिए थे कि यदि जब युद्ध पड़े, कोई बात हो, तो हम पंजाब पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस से लड़ सकें और यहाँ तक कि हम भारतीय सेना से भी लड़ सकें। इतना इनको घमंड हो गया था। उसी समय एक मेजर जनरल साबेक सिंह, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, सरदार जी हैं हमारा, खोलिएगा वीरेंद्र मठ त्रिपाठी का, उसमें जब स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें एक सरदार जी दाढ़ी रखे हुए हैं, उनका मैंने बनाया है। 1947-48 के युद्ध में अच्छा काम करते हैं, 1962 के भी युद्ध में अच्छा काम करते हैं, 1965 के भी युद्ध में अच्छा काम करते हैं और 1971 के युद्ध में जो मुक्त वाहिनी सेना थी उनको गुरिल्ला युद्ध में उन्होंने प्रशिक्षण किया। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी भारत सरकार ने उनको नवाजा। पर बरेली में जब वो पोस्टिंग थे, एक किसी कमांडिंग अफसर ने राशन का घोटाला या क्या किया था, जांच के लिए इनको दिया गया कि आप जांच कीजिए। इन्होंने जांच रिपोर्ट दे करके सही सही आर्मी हेडक्वार्टर में भेज दिया। ऊपर से दबाव आया कि जांच रिपोर्ट को वापस कर लीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट दे दिया है, मैं वापस नहीं कर सकता हूं और कल इनको रिटायर होना है और आज ही दिन इनको सर्विस से निकाल दिया गया, इनको डिसमिस कर दिया गया। ये बड़े दुखी हुए, इन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस में जीत भी गए थे, लेकिन इतना दुखी हुए थे कि भारतीय के जो नेता लोग थे, जो पार्लियामेंट थी, उनसे इतने क्षुब्ध थे कि इन्होंने भिंडरवाले की शरण ली और इन्होंने वहां के सरदारों को सैनिक ट्रेनिंग दिया। और स्वर्ण मंदिर में जब सेना 5 जून 1984 को घुसती है तो जो ट्रेंड किए थे उन्होंने, मतलब फौजियों को मारने का आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन फौजियों को घायल करने का, उनको पैरों में गोली मारने का इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि ये तो हेडमास्टर थे साबेक सिंह और बहुत से हमारे सैनिक कैजुअल्टी भी हुए, मारे भी गए, पब्लिक भी मारी गई, बहुत कुछ कैजुअल्टी हुआ। लेकिन सरकार का आंकड़ा तो आप जानते ही है, ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो 100 मरते हैं, उसमें 5 दिखाते हैं। तो इंदिरा गांधी ने श्वेत पत्र जारी किया था, उसमें मृतकों की संख्या बहुत कम दिखाई थी। सेना घुसी और 3 दिन के ऑपरेशन में टैंक आर्मर जो है उसको लिया, तोपखाने को लिया, जैसे भी हुआ वहां पर कुछ हरमिंदर साहब के छतों को, बुर्जों को उड़ाया गया और मतलब
नुकसान के साथ वहां पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और स्वैग सिंह तहखाने में थी, स्टैंड गन उनके सीने पर थी, उनके साथ जो है मतलब मारे गए और कुछ लोग अरेस्ट कर गए। अब क्या हुआ कि सरदारों ने एक मीटिंग बुलाई कि हमारे हरमिंदर साहब पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति थे और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, उन्होंने कहा कि हमारे हरमिंदर साहब पर, हमारे धर्म के ऊपर भारतीय सेना ने आक्रमण किया, उसकी जो है आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। बहुत नाराज हुए और 3 पुलिस वाले थे, सतवंत सिंह, बेहन सिंह और केहर सिंह। यह तीनों जो है इंदिरा गांधी के जो त्रिमूर्ति भवन थी उस पर जो है इनकी सिक्योरिटी ड्यूटी लगी रहती थी। 31 अक्टूबर आयरिश पत्रकार जो आए थे, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उनसे अपॉइंटमेंट लिए थे। तो 1 अकबर रोड पर जो उनका कार्यालय था, वहां पर इंदिरा गांधी गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके जा रही थी। सतवंत सिंह लैट्रिन वाले एक ऐसी जगह था, गेट पर, वहां खड़ा था। इंदिरा गांधी के साथ वह 10 साल तक बॉडीगार्ड रहा। उसको देख करके इंदिरा ने नमस्ते, 55 साल का, जब उसको फांसी हुई तो 55 साल का था। और उसके बाद बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह, जैसे इंदिरा गांधी ने नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते का जवाब दिया, इंदिरा गांधी मुस्कुराई, तब तक सतवंत सिंह ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 6 गोलियां दागी, जिनमें 3 गोलियां इंदिरा गांधी के पेट में लगी और बेअंत सिंह को कहता क्या देख रहे हो, फायर करो। और बेअंत सिंह ने अपने कार्बाइन से 30 गोलियां जो है इंदिरा जी को दागी। 27 गोलियां तो जो है, 33 गोलियां लगी, 27 गोलियां तो शरीर से इस पार से उस पार हो गई, 7 गोलियां ही शरीर में रही। और 9:30 बजे 31 अक्टूबर का समय है, तत्काल आर के धवन थे उनके साथ, वो पुलिस बुलाई गई, फटाफट एम्स दिल्ली के हॉस्पिटल ले गया। उनका ऑपरेशन 4 घंटे चला, गोलियां निकाली गई, सारा डॉक्टर उपाय कर दिया। लेकिन दोस्तों, जिसकी मृत्यु फिक्स है उसको इंसान नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई इस पृथ्वी पर यह मृत्यु दंडित, मतलब यहाँ पर जो आया है उसको मरना है, वो पहले से फिक्स है। और 2:30 पर डिक्लेयर कर दिया गया कि इंदिरा जी अब नहीं रही। उसी समय हम लोग जो है देश रक्षा के लिए सेना हमारी मूव कर गई थी और हमें जोधपुर में 9-11 बजे करीब बीबीसी के द्वारा पता चला कि इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया है। इंदिरा गांधी को 3 नवंबर को अंतिम संस्कार इनके पुत्र राजीव गांधी ने किया, क्योंकि संजय गांधी का जो है 20 जून 1980 में एक हवाई जहाज जो प्राइवेट होता है, कलाबाजी करते हुए क्रैश हो गया, उसमें मारे गए थे। उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया और 3 नवंबर को जैसे हुआ, पूरे भारत में एक गृह युद्ध हो गया, सिख अस हिंदू, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को 3 सिखों ने मिलकर के मारा था। सतवंत सिंह को तुरंत आईटीबीपी वालों ने गोली मार दिया, बेअंत सिंह और केहर सिंह पकड़ लिए गए और बाद में इन पर मुकदमा चला और 5 साल के बाद जो है 89 में इनको तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इनके शरीर को इनके परिवारजनों को नहीं दिया गया। क्यों? यदि परिवारजनों को दे दिया जाता तो उनकी लाशों को ये पूरे पंजाब में घुमाते और सरकार की निंदा करते हुए उसके खिलाफ पूरे पंजाब को तैयार करते, तो उसी जेल में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया और इनकी अस्थियों तक को भी नहीं दिया गया। अब हिंसा हो गई। मैं उस समय छुट्टी आ रहा था। जो सरदार बेचारे कुछ ABCD जानते ही नहीं थे, उस हिंसा में मारे गए कम से कम 10,000 सैनिक जो है, वो सैनिक बोल रहा हूं, सिख मारे गए। जो सेना में सरदार थे उनकी छुट्टियां रोक दी गई, कहीं पब्लिक हंगामे में वह मार न दिए जाए। मैं भी जब थोड़ा सा हंगामा शांत हुआ, जोधपुर से चला, कानपुर में मैं रुक गया, मेरे भाई की ससुराल थी। कानपुर में कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहां एक ट्रक न जला हुआ खड़ा हो।
डलडा भरा हुआ, सामान भरा हुआ मैंने देखा। तो ये हुए इंदिरा गांधी के जो 31 अक्टूबर 1984 का दिन और 31 अक्टूबर 2024 का दिन। आज हम पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, लेकिन यही 31 अक्टूबर है जो भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में यह दिन लिखा जाएगा कि यहाँ के 3 पुलिस वाले जो है देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी की हत्या किए, सिर्फ एक धर्म उन्माद में, जो कि उन्होंने पंजाब को हिंदुस्तान से अलग होने पर रोका। और उस ऑपरेशन का जो कमांडर थे वह मेजर जनरल बरार थे, और जो पांडे साहब थे गवर्नर जो चंडीगढ़ में बैठे थे, उनके सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह थे। आज भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं तो बरार साहब भी खुद एक सिख थे। उन्होंने कहा था, जब मैंने देश की रक्षा के लिए कसम खा ली है तो क्या सिख और क्या हिंदू, मुझे तो अपने देश के लिए कुछ भी करना हो। शैवेक सिंह जो थे सरदार थे, उनकी फोटो देखिए, मैंने बनाया है। ये जनरल देश के लिए भी लड़ा और समय आने पर देश के खिलाफ भी लड़ा, उसका वीडियो मैंने बनाया। देखिए कि उसने 71 की लड़ाई में अपनी दाढ़ी और बाल भी कटवा लिया था। सिख कभी अपने दाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, लेकिन भारत माँ की आजादी के लिए, इनकी रक्षा के लिए वो भी कर लेते हैं। सिखों का जो बलिदान है वह सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। रणजीत सिंह से लेकर हमारे इतिहास में लिख लिए, बंदा बहादुर पर भी मैंने बनाया है। तो इन्होंने देश के लिए मुगलों से बहुत लोहा लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में सत्ता का लालच आ जाता है कि मैं जो है देश का अलग देश बना करके राष्ट्रपति बन जाऊं, और यही सिस्टम हमारे देशवासियों के दिल में था, जिससे कि हम तुर्कों के गुलाम बने, मोहम्मद गोरी के गुलाम बने। पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद ने नहीं दिया, और जब इब्राहिम लोदी था तो उसका भी साथ राणा सांगा ने नहीं दिया, और बाबर भी आकर बस गया। और जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था तो लॉर्ड क्लाइव का भी साथ मानीचंद, जगत राय, दुर्लभ राय, ऐसे सेनापतियों ने, सेठों ने लॉर्ड क्लाइव का साथ दे करके और सिराजुद्दौला को हरवा करके, उसकी हत्या करवा करके और अपनी सत्ता स्थापित की। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि बिस्तर पर लेटे लेटे किसी का मैसेज या फॉरवर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मत कीजिए कि हिंदू खतरे में है। ए हिंदू एक हो जाओ। बांग्लादेश में इस लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं तुम फॉरवर्ड करे, तू जाने बांग्लादेश और उस बच्ची को बचा ले। तू रजाई में बिस्तर में लेट कर उसको फॉरवर्ड कर रहा है, वीडियो बना रहा है और लोगों में नफरत फैला रहा है। जैसा हमारा देश है वैसा रहने दो, और जो भी काम करना है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसे छोटे मोटे खिलौना नहीं है। तो वो सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और फेसबुक पर अपने ज्ञान मत बांटिए, क्योंकि लोग करते हैं तो मैं पढ़ता हूं तो मुझे भी दुख होता है कि मैंने कारगिल के बॉर्डर पर भी देखा है कि बम कैसे चलते हैं। तो इसी के साथ हम श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए शोक दिवस भी इस दिवाली के दिन मनाते हैं कि उनकी आत्मा यदि जन्म ले चुकी है तो जहां भी हो शांति के साथ खुशहाल हो। यदि वो अकाल मृत्यु मारी गई हैं और अभी जन्म नहीं ली हैं तो जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में रखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। कैसा आपको लगा कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।